यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सब। आज की क्लास में बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स और न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चंस की, जो आपके अपकमिंग टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अपकमिंग टाइम में हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो अलग अलग जगह है जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ दी जहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है वो है आपका यूपीपीएससी का पेपर होने वाला है, एंड देन एएनएम के एग्ज़ाम है, अलग अलग जगह पब्लिक हेल्थ नर्स के एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और जिनका भी नेक्स्ट मंथ है जो नॉरसेट का मेंस एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए भी इस बार और अच्छा पेपर आए, और आप सभी लोग हैं जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस बार 20,000 के समथिंग लोग एग्ज़ाम देंगे। जो सिलेक्टेड क्राइटेरिया था, मेरिट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आई होप सभी लोग हैं जो सिलेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वो ये रहा। क्वेश्चन है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन द इंजेक्शन साइट शुड नॉट बी क्लीन विथ स्प्रिट, बिकॉज जब भी वैक्सीन लगाते हैं तो नॉर्मली है जो स्प्रिट या फिर अल्कोहल यूज़ करके साइट को क्लीन नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ दी स्प्रिट से क्यों नहीं क्लीन किया जाता है? ऑप्शन में है इट मे कॉज हार्मफुल रिएक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, इट विल कॉज नेक्रोसिस, मतलब वहाँ टिश्यू की डेथ करने का काम करेगा स्प्रिट। नेक्स्ट ऑप्शन है इट मे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वैक्सीन, या फिर देयर इज़ नो पर्टिकुलर रियल रीजन। जो साइट क्लीन नहीं की जाती जहाँ पे भी वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे वो बीसीजी इंट्राडर्मल लगाई जा रही हो, चाहे डीपीटी इंट्रामस्कुलर लगाई जा रही हो, या बड़ों में टीटी का इंजेक्शन दिया जा रहा हो, या कोविड का इंजेक्शन दिया जा रहा हो, तो स्प्रिट से वैक्सीन साइट को क्यों क्लीन नहीं किया जाता? उसका रीज़न ये है कि जो भी स्पेशली लाइव वैक्सीन है, लाइव ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स के उनको मारने का काम करेगा। फिर यदि आपने वैक्सीन लगाई तो वो किस काम की लगाई? तो यहाँ पर इसीलिए कभी भी जब भी वैक्सीन साइट पे वैक्सीन दी जानी है, चाहे वो आईडी हो आईएम हो, वहाँ पर स्प्रिट से कभी भी क्लीन नहीं किया जाता। डिस्टिल वाटर यूज़ करके क्लीन कर दिया जाता है, कुछ केसेस में अल्कोहल स्वैप से क्लीन कर देते हैं, लेकिन स्प्रिट यूज़ नहीं की जाती है। उसका रीज़न है ये कि लाइव ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है और वो मरेंगे जब लाइव ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के, इनकेस आपने क्लीन कर दिया स्प्रिट से, उस एरिया को आपने क्लीन कर दिया, देन आफ्टर आपने वैक्सीन लगाई, जो वैक्सीन में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस स्प्रिट के कारण उनकी डेथ हो जाएगी और वो वैक्सीन किसी काम की आपकी बॉडी में नहीं रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी ऐड किया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज ड्यू टू। तो अचानक से बॉडी में शॉर्ट टर्म में कुछ कम समय में और सडनली आपकी बॉडी में या फिर किसी भी पर्सन की बॉडी में विटामिन ए का ओवरडोज हो जाए और उसकी पॉइजनिंग हो जाए, तो किसके कारण होगी? ऑप्शन में यहाँ पर ईटिंग द लिवर ऑफ म्यूल डियर, मतलब खच्चर हिरण का कलेजा खाना, ईटिंग ऑफ लिवर ऑफ बफेलो, भैंस का कलेजा खाना, ईटिंग द लिवर ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का कलेजा खाना, या फिर ईटिंग द लिवर ऑफ पोलार बियर। तो इनमें जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से आप बताइए कि किस ऐसा क्या आप खा लेंगे कि अचानक से विटामिन ए पॉइजनिंग हो जाएगी। विटामिन ए की कमी के लिए तो है जो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है, 50,000 आयु से 6 मंथ की एज के वास्ते स्टार्टिंग की जाती है विटामिन ए देने की। तो यहाँ पर लेकिन यदि ओवरडोज हो गया है तो वो होगा किसके कारण? यदि पोलार बियर का लिवर खा लिया तो। क्यों? क्योंकि पोलार बियर आपने देखे होंगे आर्कटिक जियोग्राफी, या फिर जो आप बीबीसी चैनल वगैरह देखते हैं तो उसमें आर्कटिक बियर आप ज़रूर सर्च करके देखना एक बार। तो वो क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं जो आर्कटिक बियर हैं। यदि इन बियर्स का, इन पोलार बियर का क्या किया, लिवर खाया जाए, तो इसमें क्या होगा? एक तो पोलार बियर बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मतलब उनमें फैटी टिश्यू बहुत ज़्यादा है। विटामिन क्या है? एक विटामिन ए है फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर होगा लिवर में, किसके? पोलार बियर के। यदि आपने खाया तो एक नॉर्मल पर्सन की ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट करना तो दूर, तुरंत है जो विटामिन ए की पॉइजनिंग भी हो सकती है। यही इसका एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट वन, वीकनेस इन मसल एंड इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज्ड ड्यू टू।
यदि मसल्स वीकनेस हो रही है, जो आरबीसी की फ्रेजिलिटी है वो क्या है, बढ़ रही है, तो ये किसके कारण होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। किसकी कमी के कारण होगा? यहाँ पर मसल्स क्या हो रही हैं, वीक हो रही हैं, या फिर जो आरबीसी स्पेशली रेड ब्लड सेल्स की जो फ्रेजिलिटी है वो क्या है, वो भी चेंज हो रही है, बढ़ रही है। तो किस विटामिन के कारण होगा? तो ये हो रहा है विटामिन ई के कारण। किसके कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। क्योंकि विटामिन ई क्या करती है, जनरली आपकी बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन है, उनमें हेल्प करेगी। क्या रिफ्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन है, इनमें हेल्प करेगी। लेकिन यदि इनकी कमी हो जाए, क्या है, इनकी कमी हो जाए, तो ये क्या कर सकती हैं, नर्व मसल डैमेज करने का काम भी कर सकती हैं। स्पेशली जो नर्व टिश्यू होते हैं, नर्व टिश्यू है, मसल्स है, इनके लिए क्या जरूरी है, विटामिन ई, और जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये भी है, लेकिन ये आँखों के लिए हेल्पफुल है आपकी। तो विटामिन ई का जो काम है यहाँ पर मसल वीकनेस या फिर आरबीसी के लिए, वो यहाँ पर क्या करेगा, आरबीसी की फ्रेजिलिटी को बढ़ाएगा, मसल्स वीक होंगी, आपको कभी कभी ट्रिमर्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पर जब आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन ई स्टोरेज ना हो, तो यहाँ पर एटलीस्ट जब भी ये सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर आपको विटामिन ई या फिर जो मल्टीविटामिन देते हैं वो इन्हीं सब के लिए देंगे। लेकिन पर्टिकुलर टेस्ट के बाद यदि पता चले कि विटामिन ई की कमी है तो होगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण ही बांझपन भी होता है। क्या है? स्टेरिलिटी। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें आप। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी बोन्स के लिए ज़रूरी है। किसके लिए? बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। विटामिन सी आपका इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। तो यहाँ पर मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वुमेन में इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। इनिशियल स्टेज का मतलब है शुरुआती स्टेज में प्रेगनेंसी की, जिसके कारण बर्थ डिफेक्ट से बचा जा सकता है। तो वो क्या है? थायामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। क्या है जो अर्ली स्टेज में आप प्रेगनेंसी की दे देंगे तो बर्थ डिफेक्ट से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ बहुत ज़रूरी भी है। तो वो यहाँ पर फॉलिक एसिड, ज़रूरी तो सब कुछ है, लेकिन प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्यों ज़रूरी? क्योंकि जो बेबी की बोन्स बनेंगी तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी से ही उसमें जाएगा। उसके लिए आपको भी वीकनेस फील होगी। उस वीकनेस को दूर करने के लिए, वीकनेस कब होगी? जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, खून की कमी पड़ेगी, तो उसके लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है, आयरन दिया जाता है ताकि हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला फॉलिक एसिड इनिशियल टाइम पर, फिर आयरन, फिर नेक्स्ट दिया जाता है कैल्शियम। और कैल्शियम तो आफ्टर द डिलीवरी के 6 मंथ 1 ईयर तक डॉक्टर कंटिन्यू करके रखते हैं, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर में बोन डेंसिटी कम होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी का स्तर सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाएगा? पार्सले, ब्रोकली, ब्लैक कैरेट्स मतलब काले किशमिश, या फिर ऑरेंज जूस। सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट विटामिन सी तो होता है किसमें? आंवला में और गूसबेरी में। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है, दूसरा आपके मन में आ सकता है खट्टे फल। क्या होगा? खट्टे फल। अब यहाँ पर आपका आंसर ब्लैक किशमिश इसलिए होगा क्योंकि ब्लैक किशमिश है जो इसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि ब्लैक किशमिश की जगह कुछ और होता तो आप ऑरेंज जूस मार्क कर सकते थे, लेकिन ऑरेंज जूस मीठा भी होता है, खट्टे फलों में तो ये गिना ही जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ब्लैक किशमिश है और ऑरेंज जूस है, तो आप मार्क करेंगे ब्लैक किशमिश के लिए। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो वो स्कर्वी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन से विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे? विटामिन ए, सी, डी या फिर के। तो विटामिन ए, डी, ई के क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन हेल्पफुल है वो क्या है? वो विटामिन के।
इसीलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ है जो विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे को दिया जाता है। यदि बच्चे का वजन 1 किलोग्राम से कम है 0.5 mg, और यदि 1 kg से ज़्यादा है तो नॉर्मल यदि पूछें कितना डोज देते हैं तो 1 mg, लेकिन यदि बच्चे का वजन क्या है 1 किलोग्राम से भी कम है तो हाफ डोज कर देंगे, मतलब 0.5। नेक्स्ट वन, इफ एन इन्फेंट हैज़ नॉट बीन इम्यूनाइज्ड विथ BCG एट बर्थ और विथ DPT फर्स्ट, देन यदि जन्म के समय बच्चे को ना तो BCG दिया गया है और ना ही DPT का पहला डोज दिया गया है, तब आप क्या करेंगे? These should be avoided. These should be given at the age of 5 years. These can be given any time up to the age of 1 year, या फिर both of BCG and DPT first should be given with DPT second and DPT third। तो यहाँ पर जो DPT फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज दिया जाता है वो दिया जाता है 6, 10 एंड 14 वीक्स की एज में। कितना? 6, 10, 14 वीक की एज में। लेकिन BCG भी नहीं दिया गया है, तो BCG या तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दे सकते हैं आप, या फिर जन्म के बाद से लेके 1 साल की उम्र तक। कितना? 1 साल की उम्र तक। तो ना तो अवॉइडेड आएगा, ना 5 साल वाला आएगा, ना BCG DPT बन के साथ में देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि BCG और DPT को 1 साल की उम्र तक के डोज है जो कंप्लीट आप कर सकते हैं। यदि फर्स्ट भी नहीं दिया गया है तो आपका आंसर क्या होगा? दीज कैन बी गिवन एनी टाइम अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट वन, DPT दिया जाता है वास्टस लैटरलिस मसल्स में इंट्रामस्कुलरली, और DPT दिया जाता है वास्टस लैटरलिस मसल में इंट्रामस्कुलरली, BCG दिया जाता है इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में। नेक्स्ट वन, विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? तो पूरे विश्व में ब्लाइंडनेस का बच्चों में रीजन क्या है? ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, कलरलेस ब्लाइंडनेस, या फिर डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो ब्लाइंडनेस मतलब आंखों से रिलेट कर रहा, मतलब विटामिन ए होगा अब यहाँ पर। लेकिन बच्चों में पूछा है, यदि एडल्ट में या फिर पूरे विश्व में चिल्ड्रन इंक्लूड ना किया जाए, पूछे लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, तब आप कहते कैटरैक्ट। क्या होता? कैटरैक्ट और मोतियाबिंद। लेकिन ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, तो इसका रीजन है विटामिन ए की कमी। क्या है? विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे बचपन में ही अंधे होने का रीजन बनेगा। तो बच्चों में ब्लाइंडनेस का जो रीजन क्या है होगा विटामिन ए की कमी। बड़ों में पूछें, बड़ों में यदि पूछें कि ब्लाइंडनेस का रीजन क्या है तो वो होगा कैटरैक्ट। यहाँ पे याद रखें, एडल्ट में पूछा है तो कैटरैक्ट। क्लियर? यदि बच्चों में पूछा है यदि तो क्या है? विटामिन ए की कमी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज द वेरी, कौन से विटामिन की वेरी किस विटामिन की कमी से होगा? B1, B2, B6 या फिर B12? किस विटामिन की कमी से वेरी होगा? विटामिन की कमी से होगा B1, B2, B6 या फिर B12। आप लोग भी अपने जो प्रीमियर क्लास चलती है उसमें आप लोग भी अपने आंसर है जो मार्क कर सकते हैं। तो वेरी है जो किस विटामिन की कमी से होगा थायमिन की कमी से। किससे? थायमिन की कमी से। अब यहाँ पर जो थायमिन वाला विटामिन है वो कौन सा है? वो विटामिन B1 और थायमिन। यदि आपकी बॉडी में पर्याप्त विटामिन B1 और थायमिन ना हो तब क्या होगा? वेरी के लिए है जो यहाँ पर सबसे कॉमनली जाना जाता है B1 की कमी के ही नाम से। तो यहाँ पर आपकी जो मसल्स, नर्वस सिस्टम है सबसे पहले अफेक्ट होंगी। वेरी में आपकी मसल्स हैं जो नर्वस सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको मार्क क्या करना है? थायमिन और B1। और विटामिन B1 और थायमिन की कमी के कारण वीकनेस सबसे पहले देखने को मिलेगी। क्या होगी? वीकनेस होगी, कन्फ्यूज़न होगा। क्योंकि आपकी नर्व्स, मसल्स दोनों के लिए ज़रूरी है इस कारण से। नेक्स्ट वन, हु इज़ द मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी? हु इज़ द मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी? विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्कर्वी जो कि एक विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली समस्या है, एक इसमें कॉमन देखने को मिलेगी। अ प्रेग्नेंट वूमेन, माल नरिश्ड चाइल्ड, लॉन्ग टाइम एल्कोहलिक, या फिर अ पर्सन विद द ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा।
एनोरेक्सिया डिसऑर्डर क्या है, सॉरी एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। और विटामिन सी की कमी से है जो, विटामिन सी की कमी से है जो पर्सन में क्या देखने को मिल सकता है, तो विटामिन सी की ऑलरेडी आपके शरीर में कमी है, स्कर्वी आपको हो गया है, स्कर्वी हो गया है। अब यहाँ पर विटामिन सी की कमी है, स्कर्वी हो गया, और साथ में क्या हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे कॉमनली किस में देखने को मिलेगा, तो जो लोग हैं जो यहाँ पर लंबे टाइम से शराब पी रहे हों, यहाँ पर वही सबसे पहले इसकी इफेक्ट में आएंगे। क्यों, स्कर्वी है आपको ऑलरेडी, ठीक है। और यदि आपको स्कर्वी है, विटामिन सी है, तो होगा किस में, जो लोग लंबे समय से शराब पी रहे हो उनके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म विटामिन सी, मतलब जो खट्टे फल फूल खाते हैं आप, जब आप खट्टी चीज़ें खाएंगे तभी तो आपकी बॉडी में जो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों का स्टोरेज होगा, बैलेंस बन के रहेगा। लेकिन यदि आपने विटामिन सी नहीं लिया, स्कर्वी होगी आपको, क्लियर, क्या होगा, स्कर्वी होगा। अब स्कर्वी होने के बाद, तो स्कर्वी किसको होगा, सबसे कॉमनली स्कर्वी होने के चांसेस किसको होंगे, जो लोग लंबे टाइम से शराब पी रहे हैं, क्या है, लंबे टाइम से शराब पी रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, कौन से हार्मोन है जो कौन से विटामिन है जो एज अ हार्मोन का काम भी करेंगे और विजुअल पिगमेंट में भी हेल्प करेंगे, थियामिन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन या फिर फॉलिक एसिड। यहाँ पर सभी के केमिकल नाम दिए गए हैं। विजुअल की यदि बात की जाए, क्या है, विजुअल की बात की जाए आँखों से रिलेट करती हुई, कौन सा विटामिन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन विटामिन ए, रेटिनॉल, क्या होगा, रेटिनॉल। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, यदि आँखों से रिलेट करते हुए विटामिन की बात की जा रही तो होगा विटामिन ए और फैट सॉल्युबल विटामिन। अब यहाँ पर विजुअल और एज अ हार्मोन की तरह, विटामिन ए क्या है, एज अ हार्मोन की तरह काम भी करेगा, तो वो यहाँ पर क्या होगा, रेटिनॉल और विटामिन ए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होगा, फॉलिक एसिड, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या फिर कोबालमिन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्वेश्चन में पूछा गया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होगा, तो होगा फॉलिक एसिड की कमी से, किससे, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में आता है आपका ए, डी, ई, के। अब ऑप्शन में B12 भी है, तो ये क्या हो गया है, वाटर सॉल्युबल, बाकी सभी क्या है, फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पर सभी फैट सॉल्युबल है, लेकिन कोई एक क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विटामिन के, B, C, B12 वाटर सॉल्युबल हो गए। अब फैट सॉल्युबल क्या है, विटामिन के है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, इनमें से जो नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, स्कर्वी, तो ये होती है विटामिन सी से, सी की कमी से, रिकेट्स है, यहाँ पे ऐड करते जा रहा है, स्कर्वी, विटामिन सी, रिकेट्स, विटामिन डी, वो भी बच्चों में। फिर आता है पेलाग्रा, पेलाग्रा होगा नियासिन की कमी के कारण, इसमें होते हैं 3D सिम्टम्स, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। यदि इनकेस फोर्थ वाला पूछें तो क्या है, डेथ। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नियासिन की कमी से क्या होगा, पेलाग्रा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज अ हार्मोन प्रिकर्सर, कौन से विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करेंगे, A, C, D, K, हार्मोन प्रिकर्सर की तरह काम करेंगे, तो होंगे विटामिन डी। सबको पता है एज अ हार्मोन प्रिकर्सर की तरह काम करने वाला विटामिन कौन सा है,
विटामिन डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का कंपोनेंट क्या है? रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन, रेटिनोइक एसिड या फिर पेंटोथेनिक एसिड। क्या है कोएंजाइम ए का कंपोनेंट? कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो सब है, विटामिन सी है, V1 है, V2 है, तो यहाँ पर आंसर भी होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, ये विटामिन के केमिकल नेम में से एक है। क्वेश्चन है विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? एस्कॉर्बिक एसिड, फाइटोनियाडिन, टोकोफेरॉल, पेंटोथेनिक एसिड। टोकोफेरॉल है विटामिन डी का, एस्कॉर्बिक एसिड सी का, विटामिन के का नाम है फाइटोनोडिन। क्या है? फाइटोनोडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनदर नेम फॉर वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कट करके है जो स्टिच कर दिया जाता है। तो वैसेक्टोमी का दूसरा नाम क्या है? ऑर्किडेक्टोमी, वेसोटोमी, स्टरलाइजेशन या फिर ऊफरेक्टोमी। ऊफरेक्टोमी का मतलब ओवरीज को रिमूव करना। यहाँ पर वैसेक्टोमी परमानेंट मेल स्टरलाइजेशन मेथड है और इसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। टोमी मतलब कुछ ना कुछ कट करना। तो दूसरा नाम है वो है मेल स्टरलाइजेशन। क्या है? मेल स्टरलाइजेशन। आंसर आपका क्या होगा? स्टरलाइजेशन। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करें और इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के लिए जो मेथड्स फीमेल अपनाती हैं वो होता है परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड, जिसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। मेल वैसेक्टोमी रेयर केस में करवाते हैं। नेक्स्ट वन, इन फॉलोइंग विच इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। कौन सी है जो कि एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है? इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर पायराजिनामाइड। स्टैटिक मतलब मारती नहीं, ग्रोथ स्टॉप करती है, तो वो यहाँ पर इथाम्ब्यूटॉल। क्या है? इथाम्ब्यूटॉल। स्टैटिक का मतलब ही होता है रोकना, साइडल का मतलब होता है मार। यहाँ पे पूछा है कि बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ही होता है कि जो ग्रोथ को स्टॉप करेंगी, मारने का काम नहीं करेंगी। जो साइडल है क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब आप याद रखें, स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टॉप करना, ना कि मारना। साइडल का मतलब होता है मारना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिकेशन है, यहाँ पर जो ड्रग दी हुई है आपके सामने वो सभी कौन सी मेडिसिन है? वो सब है आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। कौन सी? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो यहाँ पर जो इथाम्ब्यूटॉल है क्या है? एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इथाम्ब्यूटॉल। अब देखिए छोटा सा डिफरेंस देखिए इन दोनों में कि बैक्टीरिसाइडल है क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक है क्या। आई होप आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो। इज इट ओके ना? तो यहाँ पे देखिए आपकी जो मेडिकेशन है एंटीबायोटिक ही है। बैक्टीरिसाइडल, साइडल का मतलब है किल द बैक्टीरिया। इरिवर्सिबल इसलिए नहीं है। एक्शन इज क्या? इरिवर्सिबल मतलब दोबारा बैक्टीरिया क्योंकि मर गए, जब वो किस तरीके से रिवर्स होंगे। फिर इनहिबिट द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, डू नॉट वर्क विद द इम्यून ऑफ द होस्ट, ना तो इम्यून ऑफ होस्ट के साथ ये काम करेंगी। मिनिमल बैक्टीरिसाइडल कॉन्सेंट्रेशन, MBC कॉन्सेंट्रेशन बहुत क्या है? कम है। फिर इसमें जो मेडिकेशन आती हैं वो आती हैं सेफेलोस्पेरिन, वैंकोमाइसिन। तो इस तरीके की जो हाई स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। फिर आती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ग्रोथ को स्टॉप करेंगी। तो इनकी जब ग्रोथ स्टॉप करेंगी, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोकेंगी, प्रिवेंट करेंगी, तो इनका एक्शन भी क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। DNA रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट करेंगी। फिर इम्यून सिस्टम के साथ काम करेंगी ताकि ग्रोथ को क्या करें? प्रिवेंट करें। लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन दोबारा से हो जाता है। और इनका जो MIC मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? मिनिमम है। फिर इसकी मेडिसिन में आती है टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, स्टेप्टियोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनामाइड। तो ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। दोनों में एक मेन डिफरेंस याद रखना है कि जब बैक्टीरिया को मारेंगी तो रिवर्सिबल इन्फेक्शन, इरिवर्सिबल वो होगा एक्शन, मतलब दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वन इज जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस अकर्स मेनली इन वुमेन इन द फॉलोइंग ऑर्गन।
तो जेनाइटल टीबी है जो वुमेन में किस ऑर्गन में होने के चांसेस होंगे? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना। तो किस रीजन में, किस ऑर्गन में जेनाइटल टीबी हो सकती है? जेनाइटल टीबी का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाले ऑर्गन्स में टीबी का होना, ट्यूबरक्लोसिस का होना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जनरली क्या होगा? स्प्रेड होगी जब टीबी तब हो लंग्स से एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स में, और जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जाएगी तो यदि जेनाइटल ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब है जो सबसे पहले अफेक्ट होगी। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोसोमिया? मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है? लार्ज हेड बेबी, लार्ज साइज बेबी, इंक्रीज पीएमआर या फिर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या है यहाँ पर मैक्रोसोमिया का मतलब? तो मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लार्ज साइज बेबी। क्या है? लार्ज साइज बेबी। वो जनरली डायबिटिक मदर होती है उनमें देखने को मिलेंगे। 5 अबव है जो 4 kg से ज़्यादा के जब बच्चे पैदा होते हैं तो बेबी है क्या होंगे? 4 kg से ज़्यादा के, तो वो कहलाते हैं लार्ज साइज बेबी। लार्ज हेड बेबी तो जनरली हाइड्रोसेफेलस में देखने को मिल जाएगा। किसमें? हाइड्रोसेफेलस में। सेफेलिक का मतलब क्या होता है? हेड। तो यहाँ पर जो मैक्रोसोमिया वाला है यहाँ पर आंसर क्या होगा? लार्ज साइज बेबी। नेक्स्ट वन, इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज नीडेड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स और एज अ CHO और एज अ नर्स सबसे ज़्यादा तुरंत स्पॉन्टेनियस केयर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? एक्सीडेंट में, कम्युनिटी राइवरली, एपिडेमिक डिसीज या फिर एनवायरमेंटल डिजास्टर। किस केस में तुरंत सडन स्पॉन्टेनियस केयर की ज़रूरत पड़ने वाली है? तो वो होगा यहाँ पर कम्युनिटी राइवरली। इसमें नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े में तुरंत उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नर्स की। यहाँ पर पुलिस वाले जाके अपना काम करेंगे। कोई एपिडेमिक फैलती है तो भी नहीं। लेकिन इन्वायरमेंटल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल डिजास्टर मतलब कहीं अचानक से बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, युद्ध छिड़ जाए, तो ऐसी जगह है जो एज अ CHO CHN की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर भी आपका क्या होगा? इन्वायरमेंटल डिजास्टर। मतलब नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल डिजास्टर यदि आ जाए तो ऐसे केस में तुरंत आपदा जो होगी यहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इन्वायरमेंटल डिजास्टर। नेक्स्ट वन इज फ्लैसिड पैरालाइसिस, ट्राइपॉड साइन, फीवर एंड नोजिया, वॉमिटिंग आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो फ्लैसिड पैरालिसिस, ट्राइपॉड साइन, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग क्लिनिकल फीचर्स किसके हैं? डिप्थीरिया के, मेनिंजाइटिस के, पोलियो के कि टाइफॉइड के? किसके हैं यहाँ पर ये साइन? तो ये जो साइन है यहाँ पर किसके देखने को मिल रहे हैं? तो ट्राइपॉड साइन तो क्लासिकल साइन होता है किसका? पोलियो का। इसमें क्या है? हेम्स कॉन्ट्रैक्चर और टाइटनेस देखने को मिलेगी। क्या है? पॉजिटिव जो साइन है यहाँ पर, एलिवेशन वन ऑफ द लेग, पेन होगा जब भी आप अपना पैर है जो एलिवेट करेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा। तो क्या कहलाता है यहाँ पर? ट्राइपॉड साइन। क्या होगा? ट्राइपॉड साइन। हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्चर्स के नाम से भी जाना जाता है ट्राइपॉड साइन। तो यहाँ पर ट्राइपॉड साइन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो साइन है सब किसके हैं? पोलियो के। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? पोलियो। ट्राइपॉड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्री पैरालाइटिक एंड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, जिसके लिए हीन मैडन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वीकनेस होगा, जो स्पाज्म होगा, वीकनेस होगा, मसल टेंडरनेस होगी, कभी कभी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उसके अलावा दूसरी मसल्स भी अफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर ट्राइपॉड साइन एग्जाम में आपको आ सकता है। ट्राइपॉड साइन किस में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलता है पोलियो में। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव्ड द एनुअल हेल्थ सर्वे। तो भारत सरकार ने एनुअल हेल्थ सर्वे है जो कब कंसीव किया है, जो निकाला था या फिर लॉन्च किया था? ऑप्शन में है 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। एनुअल हेल्थ सर्वे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब रिलीज़ किया था या फिर कब निकाला था? AHS के नाम से आपको एग्ज़ाम में आ सकता है।
इसमें जो भी डेटा होता है फर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी, डिसेबिलिटी, इंजरी, इलनेस, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम है जो इसमें इंक्लूड होते हैं एनुअल हेल्थ सर्वे में। तो एनुअल हेल्थ सर्वे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में, जो प्राइम मिनिस्टर रहे उस टाइम पर 2005 में, तो उस टाइम पर पहली बार है जो नेशनल कमीशन के साथ में मिलकर जो एनुअल हेल्थ सर्वे पूरी जनता के बीच में लाने के लिए लाया गया था, कंसीव किया गया था। कब? 2005 में एनुअल हेल्थ सर्वे। तो एनुअल हेल्थ सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो एनुअल हेल्थ सर्वे है इसके लिए कौन कौन का जो पूरा डेटा कलेक्ट करता है, कौन? RGI मतलब कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कोलाब्रेशन है, दोनों RGI और फैमिली वेलफेयर कोलाबरेट करके हेल्थ सर्वे है जो इंक्लूड यहाँ पे करके SRS डेटा भी जो दिखाया जाता है वो सब इसमें मॉर्टलिटी, मॉर्बिडिटी और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंजरीज हैं, इलनेस है, फर्टिलिटी है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, चाइल्ड हेल्थ केयर MCS सर्विसेज, सब कुछ इस एनुअल हेल्थ सर्वे में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड द कॉलार बोन। तो कॉलार बोन किसको कहा जाता है? एसिटाबुलम, पेल्विक, स्कैपुला या फिर क्लेविकल। तो जो कोलार बोन और कॉलर बोन कहलाती है वो कहलाती है क्या? क्लेविकल। क्या होगी? क्लेविकल। अब यदि बच्चों में पूछे सबसे पहले कौन सी हड्डी टूटने का डर रहता है, अब तो होती हैं जब भी बच्चे गिरते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग रेडियस अल्नर टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बच्चों में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सबसे कॉमन है बच्चों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कॉलार बोन है वो क्या है? वो है क्लेविकल। स्कैपुला, स्कैपुला जो बैक साइड में है, तो यहाँ पर एग्जाम में आपको ये आता है जो कॉलार बोन है और जो स्कैपुला है, जो शोल्डर गर्डल है आपके यहाँ पर, दोनों बोन्स मिली हुई रहेंगी। तो यहाँ पर आपको यदि एग्जाम में कॉलार बोन पूछें या फिर मोस्ट ऑफ दी पूछते हैं एक्सीडेंट में कौन सी बोन, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा हड्डी टूटती है, यही नेक के यहाँ पर क्या है? जो कॉलार बोन है सबसे ज़्यादा टूटने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द राइट अपर लिम। राइट अपर लिम में कितनी हड्डियां होंगी? 25, 30, 40 या फिर 60। राइट अपर लिम की बात की जा रही है, तो राइट अपर लिम में जो बोन्स की संख्या होगी वो कितनी हो सकती है? तो होगी 30। कितनी? 30। किस तरीके से? देखिए यहाँ पर ह्यूमरस, एक रेडियस अल्ना, एक साइड की बस पूछा है क्योंकि 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फैलेंजेस। तो यहाँ पर जो मिला के पूरी हो गई, कितनी हो गई? राइट अपर लिम्ब मतलब हाथ की पूरा पूछी है, तो कितनी होगी? 30। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ हाफ्स विच रूल एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर पहली चीज़ याद रखना है रूल ऑफ हाफ्स। जैसे आपने रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 10 याद रखे हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या रूल ऑफ हाफ्स यूज़ किया जाता है बीपी के लिए। किसके लिए? हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के लिए रूल है जो यूज़ किया जाएगा। रूल ऑफ हाफ्स के अकॉर्डिंग है जो बीपी का ट्रीटमेंट है जो किस तरीके से पता करेंगे, रूल 1, 2, 3 या फिर 4 की जो स्टेटस है बीपी का कि कितना ट्रीट हो चुका है, ट्रीटमेंट कराया नहीं कराया, कितना आराम है, उस बेस पर रूल ऑफ हाफ्स यूज़ किया जाता है। रूल ऑफ हाफ्स के अकॉर्डिंग क्या स्टेटस बताएगी, क्या एडिक्वेसी बताएगी? 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल या फिर 4 रूल? तो वो होगा रूल नंबर 3। देखिए द रूल ऑफ हाफ्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट, हाफ द पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नोन। आधे परसेंट 50% लोगों को जो है कि उनको पता ही नहीं कि उनका बीपी बढ़ता है। तो किस में आएगा? रूल फर्स्ट में। रूल फर्स्ट में। दूसरा है हाफ ऑफ दोज नॉन आर नॉट ट्रीटेड, पता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि जो रूल फर्स्ट है क्या है, जो रूल फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू दैट रूल, रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं लोग? हाफ द पीपल
विथ हाई बीपी आर नॉट नोन, उनको पता नहीं है लेकिन उनका बीपी बढ़ता है। क्लियर है। फिर आता है आपका रूल नंबर सेकंड। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो हाफ ऑफ दोज आर नॉन बट आर नॉट ट्रीटेड, दूसरे नंबर पे ऐसे रूल्स जो दूसरे लोग हैं उनको पता है कि उनका बीपी बढ़ता है, हाई बीपी है, लेकिन वो ट्रीट नहीं कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रूल नंबर सेकंड। फिर आता है आपका रूल थर्ड। अकॉर्डिंग टू दैट रूल की जो हाफ ऑफ दोज है ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल्ड, पता है ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो आएंगे रूल नंबर थर्ड में। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ हाफ्स, विच रूल एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात की गई है कि ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो लोग, वो किस में आएंगे, तो वो आएंगे रूल थर्ड में। किस में, रूल थर्ड में। फर्स्ट में ना पता है उनको, ना उनका बीपी बढ़ता है, उनको पता है, कुछ भी पता नहीं है कि उनका हाई बीपी है। दूसरे पे पता है लेकिन ट्रीट नहीं कराएंगे। तीसरे में पता है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा, तीसरे नंबर पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो किस में आएगा, रूल ऑफ हाफ्स के थर्ड रूल में। किस में, थर्ड रूल में। ये रूल आपको एग्जाम में आता है, रूल ऑफ हाफ्स। जनरली ये जो रूल है इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे या तो CHO में या फिर जो BPCHN के एग्जाम होते हैं उनमें। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन एब्यूज ऑफ एम्फेटामाइन। तो एम्फेटामाइन खाने के कारण कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर या फिर टोबैको यूज डिसऑर्डर। एम्फेटामाइन एक तरीके की ये ड्रग ही है। क्या है, एम्फेटामाइन है जो कि एक ड्रग है। ये जनरली यूज़ तो की जाती है ADHD वाले मरीज को ट्रीट करने के लिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इसके कारण यदि जो लोग इसके एब्यूजिव हो जाएं, मतलब ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दें या फिर लत लग जाए, जिसको इसकी एब्यूज मतलब लत लगना ही कहेंगे यहाँ पर, वो हो जाए, तो मरीज को स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्या होंगे, स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ADHD को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। लेकिन यदि इसका ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दिया जाए या फिर एब्यूजिव मतलब ज़्यादा लेते आपको लत लग जाए इस ड्रग की कि बिना इसके चलेंगे नहीं, तो ये क्या करेगी, स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर भी ये कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज visual inspection with acetic acid is a screening test for which of the following cancer। तो ये किस कैंसर के लिए किया जाता है विजुअल इंस्पेक्शन, ओरल, सर्विक्स, ब्रेस्ट या नेसोफेरेंजियल, किसके लिए किया जाएगा, तो ये होता है सर्विक्स के लिए। अरे स्पेकुला के थ्रू जो एसिटिक एसिड है, विजुअल इंस्पेक्शन पेप-स्मीयर टेस्ट है। विजुअल जो पेप-स्मीयर टेस्ट में जो केमिकल यूज होता है वो होता है एसिटिक एसिड, और एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर जो मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण। नेक्स्ट वन इज एवरी VHSC इज इंटाइटल्ड टू गेट रुपीज़ पर ईयर एज अनटाइड फंड। तो जो ब्लेज हेल्थ है, क्या है यहाँ पर, VHSC हैं, तो जितने भी जो VHSC हैं यहाँ पर, VHSC के लिए कितना फंड दिया जाता है, 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000। ब्लेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के तहत जो फंड दिया जाता है वो होता है 10,000। कितना, 10,000। गोनोरिया इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज एंड, गोनोरिया क्या है, एक हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है। ये क्या कर सकती है, लिमिटेड टू एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, occurs very rarely, can produce sterility या फिर is easily cured। गोनोरिया क्या है, गोनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। पहली चीज़ क्या है, गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो यहाँ पर इसके कारण क्या हो सकता है, तो गोनोरिया के कारण जो होगा ये स्टेरिलिटी मतलब बांझपन भी कॉज कर सकती है। बांझपन, स्टेरिलिटी का मतलब है इम्पोटेंस या फिर बांझपन भी आप इसको कह सकते हैं। यदि गोनोरिया को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगी, स्टेरिलिटी का रीज़न भी बन सकती है।
नेक्स्ट वन, इजीली क्योरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्या कहा है कि लिमिटेड टू एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नहीं है, दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट, यह है तो एसटीडी डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज, तो इनमें से जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज क्या है? जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज का मतलब कि जो डिसीज एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो, एनिमल्स टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने वाली डिसीज़ क्या कहलाएगी? जूनोटिक डिसीज़। तो यहाँ पर कौन सी है वो? रेबीज़, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर एड्स। तो जूनोटिक डिसीज़ है यहाँ पर वो क्या होगी? रेबीज़, क्योंकि इन्फेक्टेड डॉग बाइट के कारण ही होगी, इन्फेक्टेड डॉग बाइट के कारण होगी, काटने से। मलेरिया तो मच्छर से होगा, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, गंदा खाने पीने से। एड्स HIV नामक वायरस से होगा। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इन इंडिया। यदि भारत में जिसको HIV एड्स हुआ है उसमें मौका देख के और कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? न्यूमोसाइटिस, निमोनिया, TB, क्रिप्टोकोकल निमोनिया या फिर कापोसी सार्कोमा। और क्या है जो हो सकता है? जिसके लिए ऑलरेडी HIV है, अब उसकी बॉडी में मौका देख के चौका लगाने के लिए क्या एंट्री कर सकता है? तो वो होगा ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। क्या होगा? कॉमनली है जो रिपोर्ट किया गया है तो क्या है इन्फेक्टेड पर्सन में कि TB जो साइटोमेगालो वायरस के साथ साथ ओरल कैंडिडियासिस कॉमनली होता है। किसमें? जिसको HIV है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमन क्या है? TB। क्या है? TB का होना, ट्यूबरक्लोसिस का होना। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। आपने सोचा होगा वाटर बॉर्न सुना है, वेक्टर बॉर्न सुना है, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन कहाँ से आ गया? व्हील्स डिसीज, प्लेग, हेपेटाइटिस B या फिर चिकनगुनिया। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन इनमें से कौन सा है? मतलब जो ब्लड से होगा वो ब्लड बॉर्न हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कौन सा होगा? ब्लड बॉर्न यहाँ पर हो सकता है हेपेटाइटिस B। क्या है? ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन का मतलब है कि जो वायरस है BBIs का मतलब ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, जो वायरस है आपके ब्लड में जाए, जनरली हेपेटाइटिस B, C और HIV ये कॉमन है। जनरली ये क्या हो सकते हैं? ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं। और ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकते हैं। HIV है जो, हेपेटाइटिस B भी हो सकता है, शेयरिंग निडल के थ्रू हो सकते हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन से माँ से बच्चे को जा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। विटामिन C जनरली ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जाएगा। फिर आता है एयरबॉर्न। तो एयरबॉर्न है जनरली यहाँ पर स्प्रेड होगा ड्रॉपलेट के थ्रू, माउथ और नोज, जैसे एयरबॉर्न में आपका कोविड वाला आ गया, इन्फ्लुएंजा आ गया, छींकने खांसने वाली प्रॉब्लम। फिर व्हील्स डिसीज, इसको लेप्टोस्पायरोसिस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु हार्बोर्स द डिसीज विदाउट हैविंग एनी आउटवर्ड साइन एंड सिम्टम इज नोन एज। ऐसा पर्सन, उसको डिसीज़ है लेकिन उसकी बॉडी ने साइन सिम्टम तो दिखाए ही नहीं, लेकिन वो दूसरे को बहुत आसानी से दे सकता है। तो क्या है? पेशेंट है, आइसोलेशन है, कैरियर है कि वेक्टर है? यहाँ पर क्या है? मान लीजिए मुझे है जो फीवर है अंदर से कुछ इन्फेक्शन है, टाइफाइड का इन्फेक्शन है या फिर कुछ भी डेंगू का इन्फेक्शन है, लेकिन मेरी बॉडी ने साइन सिम्टम नहीं दिखाए हैं, लेकिन मुझे क्या है जो बैक्टीरिया जो वायरस जो भी है वो है, तो क्या होगा? वो कहलाएगा करियर। लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत इजीली अफेक्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी ने सिम्टम नहीं दिखाए तो ये क्या है? आपकी बॉडी ने सिम्टम तो नहीं दिखाए, दूसरों को है जो इन्फेक्शन दे सकते हैं। और वेक्टर ऐसी हैं जो खुद तो डिसीज़ कॉज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के थ्रू दूसरे में ज़रूर जा सकते हैं, वन होस्ट टू अनदर में ज़रूर जा सकते हैं। जैसे मॉस्क्यूटो हो गए, मलेरिया वाला मॉस्क्यूटो हो गया, तो ये खुद के लिए तो इन्फेक्शन नहीं करेंगे लेकिन दूसरों में ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिसीज़। तो जब भी आप किसी कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले मरीज की केयर करते हैं तो क्या दिमाग में रखेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन या फिर केयर ऑफ यूज्ड यूटेंसिल एंड आर्टिकल्स।
तो मेनली आपके माइंड में क्या रहेगा, आइसोलेशन। क्या होगा, आइसोलेशन। परपीरियल वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग आर एडवाइज टू अवॉइड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एक परपीरियल वुमन मतलब कि आफ्टर द डिलीवरी के बाद से लेके जो 6 वीक तक का पीरियड होता है वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। यानी जो लेडी यहाँ पर ब्रेस्ट फीड करा रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए क्यों मना किया जाएगा। ऑप्शन में है दे हैम्पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, they are secreted in milk and are harmful for the baby, the cause reduction in the production of milk, या फिर they cause gastric reflux to baby। तो पहली बात, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं क्या है, हॉर्मोन्स रहेंगे इनमें। क्या रहेंगे, हॉर्मोन्स रहेंगे। अब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस को हैम्पर करने का काम तो यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, मतलब बच्चे से भी अब आपको कनेक्ट करके सोचना है। तो आपका आंसर क्या होगा, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आएंगे बेबी को कि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकती है मेडिसिन, या फिर मिल्क सीक्रेशन को क्या करेंगी, मिल्क सीक्रेट हो रहा है बेबी को हार्म करेंगे। तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यहाँ पर, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है यहाँ पर अवॉइड करने को कहा जाए, क्योंकि ये जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसको अफेक्ट कर सकती हैं। क्या है, ऑक्सीटोसिन के कारण जो प्रोलैक्टिन जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम करने का काम कर सकती हैं। इसमें होता क्या है, जनरली प्रोजेस्ट्रॉन होगा, लेवोनोजेस्ट्रॉल होगा, प्रोजेस्ट्रॉन होगा, एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कंबाइंड में होती हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या कर सकती हैं, मिल्क प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, द कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जो मिल्क के प्रोडक्शन हार्मोन है, जो हार्मोन है जो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, वो कौन सा है, तो वो है आपका प्रोलैक्टिन। क्या है, प्रोलैक्टिन। और जो एजेक्शन और लेट डाउन कहलाएगा वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। और यही हार्मोन हेल्पफुल होता है किसके लिए, पीपीएच को ट्रीट करने के लिए भी। क्यों, क्योंकि यूट्रस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन लाएगा। लेबर को इंड्यूस करने का काम भी कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन, द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव्स दैट डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो कौन सी एक बायोलॉजिकल थ्योरी में कहा गया है कि डिप्रेशन का रीजन ये भी हो सकता है, क्या होगा, डिक्रीज कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर नॉर्मल पैराथार्मोन लेवल। तो डिप्रेशन है जो, ये थ्योरी बायोलॉजिकल थ्योरी है, इस चीज़ पे मैं भी बिलीव करूँगी कि जब भी मेरा जो TSH लेवल है बढ़ जाता है तो डिप्रेशन टाइप की फीलिंग आने लगती हैं। एक रियल थिंग है जो मेरे साथ भी होती है। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल थ्योरी में कहा गया है कि डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ, डिप्रेशन किसके कारण भी हो सकता है, यदि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो जैसे मुझे क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर जिसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म है उनमें क्या होती है, TSH की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ना, इवन मेरा 30-40 तक चला जाता, 40-45, एक बार इवन 78 तक जा चुका है। तो ऐसे केस में मरीज क्या होता है, डिप्रेशन के पूरे लक्षण उसमें आ जाते हैं, पूरे लक्षण आ जाते हैं डिप्रेशन के। तो यहाँ पर जो थ्योरी कहा गया है कि बायोलॉजिकल थ्योरी है, डिप्रेशन को कॉज कर सकती है, तो वो है जब TSH का लेवल बढ़ जाए तब क्या होगा, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो इनमें से प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन कौन सा है, डिस्कॉइड शेप ऑफ यूट्रस, शॉर्टिंग ऑफ द कॉर्ड, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइन, या फिर वॉगी यूट्रस। प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन पूछा है तो वो होगा यहाँ पर सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से अचानक से ब्लड का आना। जो यूट्रस है ग्लोब्यूलर शेप का होना, जो कॉर्ड है लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लंबाई बढ़ी हुई दिखना, अचानक से वेजाइनल ब्लड का फ्लो होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। नेक्स्ट वन इज, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। What is the fluid that drains from the lacteals of the small intestine into the lymphatic system during the digestion? It usually contains fat and protein. तो यहाँ पर कौन सा फ्लूइड है जो ड्रेन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लिम्फेटिक सिस्टम में जब डाइजेशन की प्रोसेस होगी? तो यहाँ पर इस फ्लूइड में फैट भी है और प्रोटीन्स भी है। क्या है, कायमी
वाइल या फिर काइली या फिर नन ऑफ दी अबव? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका, और यही सेम क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड करूँगी ताकि आप इसका आंसर दे पाएँ। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसमें इसका आंसर आपको ज़रूर बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।